नमस्कार। आज हम भारत की जीवन रेखाओं यानी कि हिमालय से निकलने वाली विशाल और शक्तिशाली नदियों की एक शानदार यात्रा पर चलेंगे। ये सब कुछ शुरू होता है एक ही जगह से, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना है कि एशिया की 3 इतनी बड़ी नदियां एक ही इलाके से निकलती हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम इन सभी विषयों पर एक एक करके बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इन महान नदियों की कहानी में खो जाएं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ को समझना होगा जो इनके बहाव को तय करती है, और वो है अपवाह तंत्र। आप इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी जमीन की कुदरती पाइपलाइन है। जैसे शहरों में पानी की निकासी के लिए पाइप होते हैं, ठीक वैसे ही कुदरत ने नदियों और उनकी सहायक नदियों का एक जाल बिछाया है जो बारिश और बर्फ का पानी इकट्ठा करके समुद्र तक पहुंचाता है। जैसा कि हम इस नक्शे में साफ साफ देख सकते हैं, भारत की नदियों को 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है हिमालयी नदियां जो उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलती हैं, और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो दक्षिण के पठारों से बहती हैं। आज हमारा पूरा ध्यान हिमालयी नदी प्रणाली पर रहेगा। तो चलिए अब सीधे हिमालयी नदी प्रणाली पर आते हैं। जानते हैं, इसकी कहानी खुद हिमालय के बनने से भी पुरानी है। ये एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक कहानी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। इनमें से कुछ नदियां तब भी बहती थीं जब हिमालय का कोई वजूद ही नहीं था। सोचिए, लाखों सालों तक जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं और पहाड़ धीरे धीरे ऊपर उठें, तो इन नदियों ने हार नहीं मानी। ये लगातार चट्टानों को काटती रहीं और अपना रास्ता बनाती रहीं। आज जो हमें गहरी गहरी घाटियां दिखती हैं, वो इन्हीं नदियों की मेहनत का नतीजा है। इसके 3 सबसे बड़े उदाहरण हैं: सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। कमाल की बात तो ये है कि ये तीनों ही महान नदियां तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से ही अपनी यात्रा शुरू करती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उस इलाके की खास बनावट का नतीजा है। अब हम अपनी पहली महान नदी प्रणाली सिंधु की यात्रा शुरू करते हैं। सिंधु सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता का पालना रही है। चलिए इस नक्शे पर ध्यान देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत के ऊंचे पठार से निकलती है और फिर पश्चिम की तरफ बहते हुए भारत में लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में दाखिल होती है। इस पूरी नदी प्रणाली का दिल है पंचनद, यानी 5 नदियों की धरती। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये 5 ताकतवर सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सब मिलकर पंजाब के मैदानों को सींचती हैं और फिर आगे जाकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो होता ये है कि ये सभी सहायक नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में एक जगह इकट्ठा होती हैं और अपना सारा पानी सिंधु नदी में मिला देती हैं। और फिर सिंधु नदी अरब सागर की ओर अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़ती है। इन नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही जिंदगी है, और इसके बंटवारे के लिए 1960 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के मुताबिक पश्चिमी नदियां यानी सिंध, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया, जबकि पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल भारत को मिला। चलिए अब हम अपनी अगली महान नदी गंगा की ओर बढ़ते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक, एक माँ और एक पवित्र तीर्थ है। गंगा की कहानी बहुत अनोखी है। ये किसी एक जगह से नहीं निकलती। इसका जन्म होता है देवप्रयाग के पवित्र संगम पर, जहाँ 2 शक्तिशाली धाराएं, गंगोत्री ग्लेशियर से आने वाली भागीरथी और सतोपंत ग्लेशियर से आने वाली अलकनंदा, आपस में मिलकर पवित्र गंगा का रूप लेती हैं। अपने लंबे सफर में गंगा में कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इनमें सबसे अहम है यमुना, जो दाहिने किनारे से मिलती है और लंबाई में लगभग गंगा के बराबर ही है। वहीं बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती और घाघरा जैसी नदियां इसमें शामिल होती हैं। और अपनी यात्रा के बिल्कुल आखिर में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन। ये विशाल मैंग्रोव जंगल, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले इन 2 महान नदियों का एक शानदार संगम है। हमारी आखिरी यात्रा हमें पूरब की ओर ले जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। ये एक सच्ची अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो 3 देशों से होकर गुजरती है और रास्ते में इसके नाम भी बदलते रहते हैं।
और एक बार फिर हमारी कहानी हमें तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ले जाती है, जहां से सिंधु और सतलुज भी निकलती हैं। यहीं पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र अपनी महान यात्रा शुरू करती है, जहां इसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी नदी है जिसके कई रूप और कई नाम हैं। देखिए, तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। असम के मैदानों में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और आखिर में बांग्लादेश में जाकर ये जमुना बन जाती है। इसकी कुल लंबाई करीब करीब 2900 किलोमीटर है। ये इसे दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। जरा अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आने जितना लंबा सफर है। जैसा कि ये कहा गया है, ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये संस्कृतियों के मिलन की गवाह रही हैं। सदियों से इनके किनारों पर अलग अलग तरह के लोग बसे, व्यापार हुआ और बड़े बड़े साम्राज्य बने। ये भारत के इतिहास की जीती जागती धमनियां हैं। और ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मानसून का पैटर्न बदल रहा है, इन जीवन देने वाली नदियों का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा, क्योंकि इन नदियों का भविष्य हमारे भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।